प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के चौथे लेक्चर में हम लोग आज आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर और जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं। क्योंकि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए खुलेगा तो डीएनए पर एक स्ट्रैंड रोटेशन का टर्म आता है। ये हम रेप्लिकेशन में भी पढ़ते हैं और वो चीज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ते हैं। अर्थात जब डीएनए का ये क्वाइल जो है, डीएनए तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जब ये खुलना शुरू होता है और खुलते हुए अगर ये आगे बढ़ता है तो इन सभी में कुछ ना कुछ रोटेशन देखा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंड रोटेशन। स्ट्रैंड रोटेशन से जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो ये है कि स्ट्रैंड रोटेशन डीएनए के दोनों साइड में देखा जाता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन। बैकवर्ड रोटेशन को यूजुअली हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, फॉरवर्ड रोटेशन को यूजुअली हम लोग नेगेटिव कहते हैं। फॉरवर्ड रोटेशन के कारण प्रोसेस कैन बी ब्लॉक, प्रोसेस कैन बी लॉक्ड, प्रोसेस को लॉक किया जा सकता है। मतलब प्रोसेस आगे जाके ये उलझ जाएगा और उलझ कर फंस जाएगा। कुछ नहीं, आप रस्सी के दो जो क्वाइल्ड रस्सी होता है ना, उसको बीच से खोलना शुरू करो। जैसे आप उसको खोलना शुरू करिएगा, देखिएगा रस्सी का जो क्वाइलिंग है वो बहुत तेजी से घूमता है और तुरंत उलझ जाता है। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, अब इसको कैसे ठीक करेंगे? हाँ, टू prevent negative supercoil, to prevent the negative supercoil, नेगेटिव सुपरक्वाइल को रोकने के लिए, ताकि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन रुके नहीं, some proteins oblique enzymes are needed। कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम जो है ना वो चाहिए। जैसे कि पहला है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स ये चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीएनए बीपी, बीपी पी बड़ा होगा, ठीक है, बीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड जैसे हम लोग कहते हैं कि गाइडेज, गाइडेज एक टोपियोआइसोमेरेज की तरह काम करने वाला एंजाइम है। गाइडेज, गाइडेज जो है वो पॉजिटिव सुपरक्वाइल में काम करता है और टोपोआइसोमेरेज 1 and 2 ये नेगेटिव सुपरक्वाइल में काम करता है। मिला जुला कर ये जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में होता है उसी तरीके से ये यहां पर भी काम करता है। तो ठीक है, अगर पॉजिटिव सुपरक्वाइल कहीं है और अगर उसको मैनेज करना है तो गाइडेज मैनेज करेगा उसको, और अगर नेगेटिव सुपरक्वाइल है जो सबसे की मतलब बदमाशी वाला काम होता है, उसमें टोपियोआइसोमेरेज उसको कट एंड रिज्वाइन करेगा। जैसे कि हम लोग डीएनए पॉलीमरेज में पढ़े थे, उस घटना को अगर पढ़ लें तो यहाँ बातें समझ में आ जाएंगी। अब एक पॉइंट आता है, वह है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितना न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो जोड़ा जाता है। अगर वो देखें लगभग 50 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो है पर सेकेंड
ये ट्रांसक्राइब किया जाता है। अगर इसको तुलना करें, हमें हमेशा तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। पहला जो तुलना किया जाएगा इसका, वह है रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ इसकी तुलना करें तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो रेट है बहुत ज्यादा है, लगभग 800 से 1000 DNTPs, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स पर सेकेंड, मतलब इससे कई गुना ज्यादा। और वहीं पर तुलना एक और के साथ कर लें, रेट ऑफ ट्रांसलेशन। रेट ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड जुड़ता है। अगर ये हम देखें, ये तो और भी कम है, एवरेज में 15 अमाइनो एसिड, पूरा लिख देते हैं, अमीनो एसिड्स पर सेकेंड। तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा रफ्तार में काम तो डीएनए रेप्लिकेशन में ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन में 50 से 90 न्यूक्लियोटाइड एक मिनट में, एक सेकेंड में जुड़ते हैं, जबकि ट्रांसलेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें सिर्फ 15 अमाइनो एसिड जो है वो प्रति सेकेंड जुड़ता है। यह रफ्तार की बात है। अब हम लोग देख रहे हैं कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस सीक्वेंस क्या है? यूजुअली चुनाव के समय में कंसेंसस टर्म यूज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं लोग, सिफोलॉजिस्ट, वो बड़े समूह में लोगों से मिलते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री कौन अच्छे होंगे, फलाना क्या है, चलाना क्या, उस तरह से। और उसको करने के बाद वो लोग एक सर्वे करते हैं। यदि वो कहते हैं कि हाँ 60% लोग सरकार से खुश हैं, तो उनका कंसेंसस ये कहता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आएगा। और अगर कहते हैं कि नहीं सिर्फ 30% इस गवर्नमेंट से खुश हैं, तो उनका कंसेंसस ये कहता है कि वो गवर्नमेंट गिरने वाली है। तो कंसेंसस हमेशा एक प्रिजम्पशन है जहां ये तय किया जाता है कि ये काम आगे होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन में भी एक कंसेंसस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, यह वो चीज तय करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन सही तरीके से होगा या नहीं होगा। देखिए, ये एक डीएनए का हिस्सा है, ये 5' फॉस्फेट है, ये 3' OH है, ठीक है, जिसमें ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग कह रहे हैं स्टार्ट पॉइंट। मतलब यहां से मीनिंगफुल ट्रांसक्रिप्शन यही से शुरू होगा। इसको हम लोग जीरो, जैसे 0 माइल होता है ना हर शहर में, उसे इसलिए हम लोग इसको 0 भी मानते हैं। यहां से काम होगा, क्या काम होगा, ट्रांसक्रिप्शन मीनिंगफुल होगा। मतलब जो जीन है वो यहां से ट्रांसक्राइब होंगे और ये आगे होंगे। हम इसको रोक दिए हैं वहां पर, चूंकि इस पेज में यही अट रहा है, लेकिन ये प्रोसेस आगे होगा तब तक जब तक एंड ना हो जाए। इस जगह से इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस। और ये इधर, इससे पहले जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स के नंबरिंग होंगे वो माइनस हो जाएंगे। जैसे हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये -72 न्यूक्लियोटाइड का रीजन, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक को, 0 तक को हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंस। ये जो रीजन है, यही रीजन अपने कंसेंसस सीक्वेंसेस के लिए जाना जाएगा। और जो दो बहुत पॉपुलर कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं -35 रीजन और दूसरे को कहते हैं हम लोग -10 रीजन।
ठीक है, ये दो स्पेसिफिक कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं। इसे हम लोग कह रहे हैं -35 रीजन। हम इसको ऊपर ही लिखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसे कह रहे हैं -35 रीजन, और इसे हम लोग कह रहे हैं -10 रीजन। ये दो बड़ा स्पेसिफिक कंसेंसस सीक्वेंसेस है जो ये तय करेगा कि आगे क्या होगा। इसका एक अगर सीक्वेंस हम लोग देखें तो जिस तरह से होता है TTGACA, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं TT गाका, ये सब बोलने का एक स्टाइल है। और ये जो है टाटा बॉक्स है TATAT। ये इसमें वेरिएबल है, एकदम ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली यही होता, बट ये 80 रीच होता है। आप इसमें देखें कोई भी AT के अलावा GC नहीं है, जबकि ये जो ये वाला जो रीजन है बड़ा गंदा तरीके से लिखा गया है, इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। ये नहीं होता है कि आप लिख रहे हैं सही लेकिन प्रेजेंटेशन इतना खराब हो जाता है, टेंशन टूटता है लोग। TTGACA, हाँ अब बढ़िया। ये सभी स्पेसिफिक रीजन्स माने जाते हैं, कंसेंसस रीजन माने जाते हैं। अब इस 6 में देखोगे तो 6 में ये 80 रीच है, मतलब सब के सब या तो ए होंगे या टी होंगे, 80 रीच सीक्वेंस। जबकि इसमें अगर देखोगे तो आउट ऑफ 6, 4 जो हैं वो 80 सीक्वेंस है। इसका मतलब 3/4 जो है ये भी 80 रीच है। दोनों ही 80 रीच होता है, लेकिन -35 रीजन में G और C भी होते हैं, जबकि -10 रीजन में ये सिर्फ A और T से बना होता है। माइनस क्यों कह रहे हैं? माइनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सभी 0 से पहले है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो जगह है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इस जगह को कहा जाता है स्पेसर, मतलब खाली जगह। ठीक उसी तरह से -10 से 0 तक का जो रीजन होगा ये भी क्या कहलाएगा? स्पेसर। यहां जो आप देख रहे हैं यहां भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और इस रीजन को हम लोग कहते हैं अप एलिमेंट, अपस्ट्रीम एलिमेंट। ये अपस्ट्रीम एलिमेंट जो होता है वो -60 से -40 होता है, -40 रीजन में होता है, मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जबकि 35 रीजन जो होता है वो -35 से आप देख लीजिए 29 तक आ जाएगा, मतलब 6 बेस पेयर्स इसमें होते हैं, BP, और 6 बेस पेयर इसमें भी स्टडी किए जाते हैं। स्टैंडर्ड रीडिंग फॉर्मेट है 6 बेस पेयर्स का। तो ये जो रीजन होता है इससे हम लोग कहते हैं कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, इसी से पहचाना जाता है कि मान लो कि हमें अगर कोई प्रोटीन ए के लिए ट्रांसक्रिप्शन करना है, उसका स्पेसिफिक जीन है बाबा, उसको पहचानना पड़ेगा। ये सभी इसी जोन में होता है। अभी इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। क्या रोल है? रोल ऑफ कंसेंसस सीक्वेंस। तो पहला रोल जिसका है वह है कि जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है आरएनए पॉलीमरेज का, बाइंडिंग एफिशिएंसी कितने अच्छे तरीके से बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज का, और उसमें भी कौन सा फैक्टर? सिग्मा टू द प्रोमोटर रीजन। Depends on consensus sequence।
उसको शॉर्ट फॉर्म में CS लिख देते हैं। सेकेंड क्या है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है ये भी इसी कॉन्सेंसस सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, ये इसका रोल। आगे कि कॉन्सेंसस सीक्वेंस के वेरिएशंस का क्या इफेक्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन में। इफेक्ट ऑफ द वेरिएशन इन consistent sequence on the transcription। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये सीक्वेंस जो है उसमें वेरिएशंस ऑब्जर्व किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट होता है एफिशिएंसी ऑफ आरएनए बाइंडिंग। आरएनए बाइंडिंग, इन सब को मैं अभी आपको डिटेल करूंगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। और दूसरा जो इफेक्ट देखा जाता है वो देखा जाता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पर। ये दोनों जो है, इन दोनों पर जो इफेक्ट है वो किसका दिखाता है? CS के वेरिएशन से। चलिए हम इसको एक मॉडल डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट मान रहे हैं, इसको स्टार्ट कहते हैं 0। यहां से ये जो है वो है अपस्ट्रीम सीक्वेंस का रीजन। ये है -35 रीजन, ये -10 रीजन। सभी रीजन्स की अपनी कुछ खासियतें होती हैं, सलाहियतें होती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब जब एक आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, ठीक है ना, एक आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये इसका अल्फा CTD है। सबको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, अल्फा CTD, अल्फा सबयूनिट का C टर्मिनल डोमेन है। और अब इसमें खांचे हैं बनी हुई, तो हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब सर ये आसानी से इसमें ग्रिप अप करेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे बना हुआ तो हम बोले आसानी से ग्रिप अप करेगा, लेकिन सर अगर ऐसे हो जाए क्या ये इसमें ग्रिप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला है कि दोनों का जो एनर्जी फिटिंग है वह एक जैसा होना चाहिए। तो चलिए माना हमने कि ये एनर्जी फिटिंग हो गया। अब सिर्फ यही थोड़े डिपेंड करेगा, इसका जो सिग्मा फैक्टर है उस सिग्मा फैक्टर में अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजों के लिए भी सेटिंग वाला जगह होना चाहिए। जब इस प्रकार से ये मैचिंग होगा तभी जाकर यह पहचान पाएगा। मान लो कि सपोज करो कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ट्रिप्सिन इनकोडिंग जीन है। हम जिस जीन को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, जिससे आरएनए जिसके लिए बना रहे हैं, वो है ट्रिप्सिन इनकोडिंग जीन। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये एकदम स्पेसिफिक है, अर्थात ये ट्रिप्सिन ही बनाने के लिए करेगा, इसलिए इसमें सारी सेटिंग रहेगी। मान लो सपोज करो कि ये ट्रिप्सिन के जगह पर पेप्सिन वाला आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें कुछ ना कुछ तो एरर जो होगा वो जरूर होगा, हो सकता है कि ये ना हो,
हाँ, इसमें हो सकता है कि इसके जो अपने फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है ना, इस प्रकार से फ्रेमिंग। अब जैसे इस प्रकार की फ्रेमिंग होगी, हम बोले सर ये ठीक नहीं होगा इसका इंटरेक्शन, ये जो जुड़ेगा तो इसके वीक इंटरेक्शंस होंगे, ये खुल जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया कि जो ये सीक्वेंसेस हैं, इन सीक्वेंसेस पर ही तय होगा कि आरएनए पॉलीमरेज ठीक से जुड़ पाएगा, और दूसरा कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करा सकेगा। तो कई बार इसमें एक टर्म आएगा जिसको भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, वो है इनिशिएशन एबॉर्शन, एब्रप्टिव इनिशिएशन उसको कहते हैं हम लोग, उसकी चर्चा मैं करूंगा। एब्रप्टिव इनिशिएशन में भी यही कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है कि जुड़ जाता है, लेकिन वो आगे, जैसे मान लो कि ये सीक्वेंस यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ फिट हो गया, ये यहाँ फिट हो गया, अब यहाँ तो एनर्जी मिला नहीं तो यहाँ तो कमजोरी हो गया, ये सपोज करो इसमें फिट कर गया बट ये फिट नहीं किया, अब इतना मात्र से इतना वीक एनर्जी से जुड़ा रहता है, ये टूटकर बाहर निकल जाता है, बोलता है कि नहीं दिस इज नॉट माय प्लेस, क्योंकि सबके लिए अलग से बना हुआ है जगह। अब मान लो कि इसका जो अपना जगह है, अभी देखो आपसे बता रहे हैं, इसका अपना ऐसा जगह हो, अब आराम से फिट से जुड़ जाएगा ये, क्योंकि अभी इसका सेटिंग है। ये जो वेरिएशंस है, ये न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशंस होता है, और इसीलिए सभी प्रोटीन्स के जीन्स के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज के काम धाम देखे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपके नॉलेज के दे रहा हूं कि अप एलिमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इकोलाई। इकोलाई में यह ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, बाकी सभी जगहों पर ये अप्लाइड है। ये जो भी आपने देखा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है अप एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, कंसेंसस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक ब्रीफ जानकारी, -35 रीजन, अगर -35 रीजन के और बोले, इसका जो सीक्वेंस होता है वो है हेक्सामेरिक, TTGACA, ओके। और ये काम क्या करता है? प्रोवाइड बाइंडिंग एनर्जी टू सिक्योर RNA polymerase. It provides binding energy to secure RNA polymerase binding to promoter, to the promoter. ये promoter से bind करने में मदद करता है। और -10 रीजन का काम क्या है? तो बड़ा महत्वपूर्ण काम है इसका। ये भी हेक्सामेरिक होता है, टाटा बॉक्स, और इसका काम क्या होता है? डीएनए अनवाइंडिंग, डीएनए खुलना जो है और मेल्टिंग जो है वो यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए दोनों रीजन बड़ा ही सिग्निफिकेंट रीजन है, और इस दोनों रीजन के बारे में अभी और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं सिग्मा फैक्टर, वेरी सिग्निफिकेंट सिग्मा फैक्टर।